अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आसमान से गिरा खजूर में अटका, कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है साइफर की गुमशुदगी के हवाले से। इससे पहले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी अपना बयान दे चुके हैं, जिसमें यह बताया कि किस तरह से साइफर को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से साइफर के हवाले से पूछा जाता है और उनकी कुछ ऑडियो लीक सामने आती हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो तो गुम हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि जलसों में वो जिस पेपर को लहराया करते थे, वो पर्चा कहाँ चला गया, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक जानिब पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुश्किलात का सामना है, तो वहीं बुशरा बीबी के लिए एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है। बल्कि ये कहना चाहिए कि तोशा खाना के मरकजी मुल्जिमान जुल्फी बुखारी, उनके साथ साथ फराह गोगी और शहजाद अकबर तो बैरून मुल्क जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बुशरा बीबी अकेले पेशियां भुगतती हुई नजर आ रही है। जब उनसे घड़ियों के हवाले से रसीद मांगी जाती है तो एक जाली रसीद पेश करती हुई नजर आती हैं, और इसके साथ साथ जब उन्हें कुछ उनकी ऑडियोज भी सुनाई जाती हैं तो मानने से इनकार कर देती हैं। फ्रांसिक टीम के हवाले करती गई हैं तमाम तर ऑडियोज, और उसके बाद जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी अदालत में इसको पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही खाली मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की आंखों का तारा नवाज शरीफ भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। वतन वापसी के हवाले से ये कहते हैं, दिल तो बहुत चाहता है कि मैं वतन वापस आ जाऊं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बड़े मियाँ वतन वापस नहीं आ रहे। 16 माह हुकूमत भी रही लेकिन वतन वापस नहीं आ सके। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जी हमारी डील हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, बड़े मियाँ बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। इलेक्शन के हवाले से ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान तमाम तर मामलात तय कर लिए गए हैं और इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार होंगे। जहां पे इलेक्शन की बात की जा रही है तो वहीं पर एक और बड़ी मुलाकात भी होने जा रही है। जराए ये बता रहे हैं कि लंदन में कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी की जाएंगी। इससे पहले कुछ अहम मुलाकातें दुबई में की गई थीं। क्या उन मुलाकातों का कोई फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था? हरगिज़ नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि लंदन में होने वाली मुलाकात इलेक्शन के हवाले से की जा रही है, तो राजा रियाज के बयान को कतन न भूलिए, क्योंकि राजा रियाज आजकल सियासत के शेख रशीद बन चुके हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। एक जानिब पर सियासतदान अपनी अपनी मसाइल का शिकार नजर आते हैं, तो वहीं अवाम भी काफ़ी परेशान हो चुकी है। डॉलर की परवास और पेट्रोल की आसमान को छूती हुई कीमतें, एक आम आदमी कहाँ जाए और उसके मसाइल का हल कैसे निकलेगा। और आज बात करेंगे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मसीह बिरादरी के गिरजा घरों को और उनके ज़राए अमलाक को जिस तरह से नजर आतिश किया गया है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में मौजूद हैं मज़हर बल्ला साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। बल्ला साहब, साइफर 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 क्या है? हम देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब जलसों में आया करते थे तो एक पर्चा अपने हाथ में लहरा के कहा करते थे कि साजिश की गई है, बैरूनी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, और जब आज उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं गुम हो चुका है। क्या हकीकत है इसकी? आपने पीटीआई की मुश्किलात का जिक्र किया इब्तदाइये में, तो मैं समझता हूँ कि आज उनके लिए जहाँ कोई मुश्किल ख़बर आई है वहाँ उनके लिए ताज़ा हवा के कुछ झोंके भी आए हैं जी। मसलन शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार जो हैं उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। इससे पहले शहरयार अफरीदी को कोई 11 मरतबा गिरफ़्तार किया गया था और आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया की हाई कोर्ट में काफ़ी क्लास ली गई है और अगले हफ्ते मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन पे फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी। सही। अब वहाँ जो पुलिस वाले थे वो भी मुनासिब जवाब नहीं दे पाए और जब उनसे पूछा गया SHO से तो उसने कहा जी मेरी तो पोस्टिंग ही उससे अगले दिन हुई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो साइफर वाला मामला भी है इसके अंदर भी कोई डील मिल जाएगी? नहीं, साइफर पे मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा क्योंकि साइफर पे इतनी गुफ्तगू हुई है। देखिए, साइफर जो है हमारे एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अमेरिका में डॉक्टर असद मजीद। डॉक्टर असद मजीद खान बड़े सुलझे हुए, पढ़े लिखे और मुहिब वतन आदमी हैं। उन्हें जब ये बातें की कि एक अमेरिकन ओहदेदार ने, तो उन्होंने ज़ाहिर है अपने दफ्तर ख़ारजा को रिपोर्ट किया
और वो जो साइफर भेजा जाता है वो दफ्तर खारजा की इमानत होता है, वो वहीं रहता है। बिल्कुल, एक कोडेड फॉर्म में एक अच्छा, मैसेज होता है जो जी। फॉरवर्ड किया जाता है और उसे कोई अब अपने घर लेकर नहीं जा सकता। नहीं, ये तो ऐसे बातें हैं ना कि घर ले गया या कोई ये मैं फलां नहीं जगह कह पे ले रही गया, बरला साहब, देखिए ये हम मुखालफिन सब कह रहे हम होंगे। सब ने जलसों में आप देखा है, गुजारिश सुन मुखालिफिन भी लीजिए, नहीं कह रहे, आप इस बात को कैसे झुठला आप सकते गुजारिश हैं। सुन वो जो लीजिए जलसों जी। में अपने हाथ में एक पर्चा लहराया आप करते थे। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं ताकि पूरी बात कर लूँ जी, जी। तफसील से, फिर जी, आप जी। फरमा दीजिएगा हुक्म। गुजारिश ये है कि साइफर का तस्करा पहली मरतबा चेयरमैन PTI से, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कामरा में किया उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने। जी। ये ऑन द रिकॉर्ड है। इसको DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया था। तो साइफर का तस्करा पहली मरतबा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने किया उस वक्त के वज़ीर आज़म से, सही। जो PTI के चेयरमैन हैं। उसके बाद उन्होंने, ज़ाहिर है उनका एक बयानिया है कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, हम आज़ाद कौम हैं, तो उन्होंने अपने ऑफिस में ये साइफर जैसे पढ़ा गया, जी। उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे वो एक कागज़ पे मुंतकिल लिए। हुए जो आज़म खान ने किए। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को उन्होंने लहराया। ये ऐसे ही है जैसे भुट्टो कहते थे ताशकंद मेरी मुट्ठी में है। सही। अब उस पे देखिए उसके बाद क्या हुआ। उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कोई वो चैन से नहीं बैठे, पहले तो उन्होंने खुद डिमांड की, ये उनकी अपनी डिमांड है कि तहकीकात की जाए। सही। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा कि इस पे तहकीक होनी चाहिए, अदालती कमीशन बनना चाहिए। उस पे उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। सही। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी अफराद थे, उसमें अस्करी क़यादत भी थी, सिविलियन लोग भी थे, उन्होंने इंडोस किया और माना इसकी पे होनी कि चाहिए ये हकीकत है। फिर डिमार्च किया गया और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो DG ISPR ने की। उन्होंने कहा कि साजिश से ज़्यादा मदाखलत हुई है। सही। अब साजिश तो ये है कि मैं ये सोचूं कि ये मैं गिलास किसी को मारूंगा, और मदाखलत ये है कि मैंने गिलास मार दिया। उसी दौर में वो खैर वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो जो नए वज़ीर आज़म आए उन्होंने भी अपनी तसल्ली के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया। सही। उसमें भी किसी ने इनकार नहीं किया। उसमें भी ये हुआ कि सब लोग माने कि हाँ ये साजिश है, ठीक। हाँ ये ऐसा हुआ है। और उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ, उन्होंने ईवान के अंदर कहा कि जी बड़ी सख्त बातें हुई हैं। सही। तो उन बातों को हम कहाँ ले जाएं। सही। अब इसमें मैं समझता हूँ उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई, जो पिछले हफ्ते या उससे बाद पिछले एक सूरत हफ्ते, हाल ये भी डेवलप अच्छा, हुई कि कुछ इंटरनेशनल ऑडियोज मीडिया में लीक भी हो जाती चीज़ें आ हैं, गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और वो चेयरमैन बिल्कुल आ साहब गई। से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो उसके बता रहे हैं कि बाद हमने इसे किस तरह से उसके यूज़ बाद करना वो है। अमेरिकन वैक्सीन तक कैसे पहुंचा, ये बात भी खुलेगी। जिस वक्त अमेरिकन वैक्सीन को गया उस वक्त कौन सी हुकूमत थी। तो मेरा ख्याल है इसकी तहकीकात का दायरा बड़ा वसी होगा। सही। और इसमें वो तमाम शख्सियात जो शामिल थीं उनसे पूछा जाएगा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शरीक हुई। सही। वो पहले वज़ीर आज़म हूँ, वो दूसरे वज़ीर आज़म हूँ, और उस वक़्त की जो क़यादत थी उन सब से पूछा जाएगा। वो सब शामिल तफ्तीश होंगे, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल शामिल तफ्तीश होना चाहिए उनको। सही। उन्होंने आज़म इंडोस साहब- किस बेस पे किया था। ठीक। आज़म साहब, साइफर 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 हमने देखा कि जैसे ही हुकूमत घर जाती है उसके फ़ौरन बाद एक बयानिया सामने आ जाता है कि हमारे खिलाफ तो एक बैरूनी साजिश की गई थी, मुदाखलत की गई थी। फिर एक ऑडियो लीक हो जाती है, उसमें देखते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वो बात कर रहे हैं कि हमने इस पर किस तरह से प्ले करना है, और फिर साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि देखो नाम तुमने किसी का नहीं लेना। आज जब साइफर के हवाले से जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो तो गुम हो गया है। ये साइफर के हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, बरलास साहब ने बड़ी तफसील से सारी चीज़ें आपको बताई है। साइफर उससे कोई भी इनकारी नहीं है, ना सियासतदान इनकारी हैं, ना हमारे अदारे इनकारी हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ये एक सीक्वेंस है जो अभी बरलास साहब ने आपको बताया साइफर के ऊपर, जिस तरह मीटिंग्स हुई, किस तरह से मीटिंग्स हुई, सलामती कैसे उसके कौंसिल की मिनट्स लिखे मीटिंग, ये गए वो और उसमें सारी। कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। साइफर को इशू कहाँ पे बनता है? जब उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट कि जब उसे यूज किया गया। ये एक इशू है कि उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल क्यों किया गया। अब ये उसमें तहकीकात में चीज़ें सामने आएंगी, क्या वो उस वक़्त साइफर की ओरिजिनल कॉपी थी या वो नोट्स से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर लिए गए थे। एक तो ये चीज़,
दूसरा, अभी साइफर के ऊपर तो इतना आगे चली गई हैं चीज़ें, जो जिस मैगज़ीन का भी जिक्र कर रहे हैं बरला साहब, जी। आप देखें कि पूरी दुनिया ने अब साइफर के पूरे मंदरजात पढ़े हैं, क्योंकि उसने पूरे छापे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। और उस मैगज़ीन के ऊपर ना पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत, ना कोई अदारा असरअंदाज हो सकता है, और उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि ना ही माजी के अंदर अमेरिकन या अमेरिकन अदारे उस पर असरअंदाज हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस जिस मुल्क के अंदर कोई फ़ौजी मुदाखलत की है या सियासी मुदाखलत की है, उस मैगज़ीन ने उस पर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया की हैं। सही। और उसकी रिपोर्ट्स माजी के अंदर अमेरिकन ख़ुद तो उसको चैलेंज नहीं कर पाए। अब मुझे नहीं पता कि उसको हमारी यहाँ पे हुकूमत या हम लोग उसको चैलेंज कर पाते हैं या नहीं। अब तो उसने खोल के सामने रख दिया। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो सफ़ीर थे असद मजीद साहब की, वो तहरीर थी जो डोनाल्ड लू से उन्होंने एक रब्ता किया था और उन्होंने इसको एक रिटन फॉर्म में आगे फॉरवर्ड किया था। जी, मैं साइफर का जो अभी एक पर्चा दर्ज हुआ है ना, उस पर आता हूँ। मुझे याद है जिन दिनों साइफर का इशू बने, तो हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि इस खबर का या इस चीज़ का मुझे पहले से पता है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने उस वक्त बरमला ये ट्वीट भी किए थे कि कॉपी हमारे पास मौजूद है। वाह, अगर कॉपियां, उन्हें भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए ना, जो अगर ये क्लेम कर रहे थे। कॉपियां हमारे जैसे जर्नलिस्टों के पास भी पहुंची हैं, तो ये सारी तहकीकात होंगी फिर कि वो कॉपियां कैसे अच्छा, जिन्होंने चौधरी साहब दावा किया था ना, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपके पास कॉपियां। और एक मैं बात और करता चलूं, डॉक्टर असद मजीद जो उस वक्त एम्बेसडर थे, आपको पता है उसके बाद हुकूमत ने क्या किया था? अगली हुकूमत ने उन्हें सेक्रेटरी खारजा लगाया था। सही। ये नहीं कि उनको कोई हटा दिया था या उनकी कोई, बल्कि प्रमोट कर दिया गया, बल्कि जैसे आप दोनों ने ये बताया कि उसकी कॉपीज हर बंदे ने क्लेम किया कि हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो पैगामात भेजे गए थे वो पैगामात इतने हसास नौइयत के नहीं होंगे कि जो सबको फॉरवर्ड किए गए। देखें, अब ये बार बार देखो, चेयरमैन पीटीआई जो है ना, वो भी यही कहते थे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आज जब तहकीक हो रही है तो वो कह रहे हैं गुम हो गया। आज फिर तहकीकात की बात हो रही है। अगर फर्ज करें एक वो कागज जो साइफर के नाम जिसको कहा जाता है वो गुम भी हो जाता है, अब तो उसके मंदरजात वो मैगजीन में छप चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, अब तो जो जो उसमें लिखा था उसको वर्ड बाय वर्ड उस मैगजीन ने छाप दिया। बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क की जो सलामती है या अपने मुल्क का जो मुफाद है, हमें उसको मद्देनजर रखना है। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर आके किसने उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया या उसको कैसे मिसयूज़ किया, ये हमारा एक अंदरूनी मामला है, उस पर भी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है क्या हम कहीं उस साइफर में या किसी जगह पे अपने मुल्क की जो इज्जत है, अपने मुल्क की जो अना है, उस पे ऊपर कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे, वो सबसे पहले जरूरी है। ठीक हो गया। इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे चलूं, लेकिन यहाँ पर साइफर से रिलेटेड जब नाम आता है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, तो बरला साहब ये भी कहा जाता है कि अक्सर औकात कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो आपसे हब्से बेजा में लिए जाते हैं, कुछ सियासी इंतकाम के पेश नज़र भी लिए जाते हैं, जैसे कि सागदार साहब से भी कुछ बयानात लिए गए थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बयान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी दे रहे हैं, ये क्या कोई दबाव में शिकार होकर बयान दिया था उन्होंने, जो उन्होंने कहा कि एक साजिश की गई थी? बिल्कुल फ़ायज़ा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। एक शख्स को आप 1.5 माह गायब रखें और उसके बाद अचानक वो बयान दे दे, और उसके बयान में भी क्या है, उसमें भी यही है कि हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए और ये कहा कि सियासी मकासद के लिए। लेकिन एक नाम और भी आएगा। देखिए, पाकिस्तान में एक मेमो गेट स्कैंडल बना था। मेमो गेट स्कैंडल में एक किरदार हुसैन हक्कानी था, वो यहाँ से बड़ी मुश्किल से फ़रार हुआ था। मुझे उनकी मफरूरी का इल्म है, वो किस तरह गए, कैसे गए, कैसे उनकी वो फंस चुके थे। जब ये साइफर का किस्सा छिड़ेगा तो हुसैन हक्कानी का नाम फिर आएगा बिल्कुल, कि डोनाल्ड लू से हुसैन हक्कानी के क्या रवाबत थे और हुसैन हक्कानी के पाकिस्तान में किससे रवाबत थे। ये बातें खुलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि जब ये बातें खुलेंगी ना, तो बहुत से लोग चाहेंगे कि तहकीकात ना हो, बहुत से लोग चाहेंगे कि तहकीकात ना हो। फिर मुकदमा कैसे दर्ज हो जाएगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी तो एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, बहुत से लोग चाहेंगे कि पर्दा पा दो, ये तहकीकात आगे ना चले, बिल्कुल उसको रोकने की कोशिश। चलें, साइफर में आके क्या डेवलपमेंट होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब कुछ बात करते हैं बुशरा बीबी के हवाले से, जो कि काफ़ी खबरों की जीनत बनती रही हैं। कभी ऑडियो लीक्स हो जाती थी, कभी डायरी सामने आ जाती थी, और जब आज उनसे मांगा जाता है कि जी आप हमें रसीदें दें, तो वो एक जाली रसीद जो है वो घड़ियों के हवाले से देती हैं। तो मरकज़ी मुल्ज़मान तो यहाँ है ही नहीं है, वो जुल्फ़ी बुखारी कहाँ चले गए,
वो फरागोगी कहाँ चली गई, वो तमाम लोग कहाँ चले गए, वो शहजाद अकबर कहाँ हैं? अच्छा, ये मरकज़ी मुल्ज़म सिर्फ इतने नहीं है। पिछले दिनों शायद आपको याद हो, चेयरमैन पीटीआई ने एक और साहब का जिक्र किया था जो कि सरकारी बहुत अहम ओहदे पे हैं, और उन्होंने कहा था कि घड़ियां तो उनके ज़रिए फ़रोख्त हुई थी। अच्छा, ठीक है, वो भी मैंने तो वो उन भी फिर मुल्ज़मान के नाम लिए वो भी हैं फिर जिनकी ऑडियोज हम सबने नहीं, सुनी है। मैं तहकीकात की बात कर रहा हूँ। देखें, जब आप एक बंदा कहता है जी कि फ़लाँ फ़लाँ लोग इन्वॉल्व थे, तो फिर दायरा तफ्तीश में सारे लोग आ जाते हैं। अब आप जिन लोगों की बात करते हैं, इस किस्म के बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट पार्टियों में होते हैं। अच्छा, हर पार्टी के साथ आप देखेंगे ना, तमाम जितनी हुकूमतें बनती हैं सूबाई भी और वफाकी भी, चंद चेहरे आपको वो नज़र आते हैं जो नॉन इलेक्टेड होते हैं। वो उस हुकूमत के दौर में आपको नज़र आएंगे, उनके जो भी एजेंडा होगा, जो मुफादात होंगे, वो अपने लेंगे, उसके बाद वो फ्लाई कर जाते हैं। आज़म अब साहब, मैं नॉन इलेक्टेड होते जरूर है, लेकिन आंखों का तारा भी होते हैं, दिल के करीब भी होते हैं जी, बल्कि जुल्फी बुखारी के बारे में तो यहाँ तक फेमस था कि अगर बेडरूम तक एक्सेस थी खान साहब को, वो किसी भी वक्त जाके मिल सकते थे, अपना कोई भी मैसेज दे देते थे। अच्छा, खान साहब के बेडरूम तक तो ओन चौधरी भी क्लेम करते हैं ना, उनकी भी एक्सेस थी और भी बहुत सारे लोगों की एक्सेस थी। देखें, मैं तो वो वाले क्लेम की बात कर रही हूँ जो मैंने सुना है, जहाँ मुर्शिद तक- की जुबानी, जो उनकी मुर्शिद से गुफ्तगू रही। जहाँ तक जुल्फी बुखारी का मामला जी। है, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि जुल्फी बुखारी अगर पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो किस जरिए के किसने उनको फैसिलिटेट किया था, हुकूमत के अंदर वो कौन सी एक शख्सियत ऐसे अहम ओहदे पर बैठी थी जिसने फैसिलिटेट करके उन्हें मुल्क से बाहर मैं आपका भिजवाया था। इशारा बिल्कुल समझ गई हूँ, जो आपने ऑफ द रैकेट बातें की हुई, ठीक है, बिल्कुल मुझे समझ आ गई। ये यहाँ से काम शुरू होगा, उसके बाद आ जाते हैं पिंकी मतलब सॉरी, मैं बुशरा बीबी की तरफ। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहे हैं जी कि उनकी वजह से वो एक फरागोगी और इस किस्म के लोग शहजाद जो है अकबर ना, साहब का नाम भी सामने है, उनके वो हल्का बाप खुर्रम में थे। गुज्जर भी हैं। अब देखें, जो वो आ जाती है फरागोगी, आप ये देखें कि वो किसकी बहू है। वो मुस्लिम लीग नून के एक एमपी हैं, उनकी बहू हैं वो। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो वो बुज़दार के इंतहाई करीब होते हैं, मियाँ बीवी सही, दोनों मिलके बुज़दार की आंखों का तारा बनते हैं। और उस वक्त तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस वक्त गवर्नमेंट के करता धरता ये दो मियाँ बीवी हैं। ठीक है, उन्होंने फिर जो उनका बनता था और उन्होंने वो किया, जो तवक्को भी की जा सकती है। और आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बंदा शनास नहीं थे, कि क्या जो हकीकतें आपको, मुझे, हम सबको मालूम है, उन्हें नहीं मालूम थी कि किसका लिंक किस पार्टी से है, कौन किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बात करें ना, बंदा शनासी की अगर हम बात करते हैं ना, तो मियां नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट खत्म हुई ना 99 में, सबसे पहले 12 अक्टूबर को गवर्नमेंट खत्म होती है, 14 अक्टूबर को उनकी एक आंख का तारा, वफाकी वजीर रहे हैं, अभी उनकी हुकूमत खत्म हुई है, सबसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दिया था। और उनके अपने समधी वादा माफ गवाह बने थे। ये हर पार्टी का अलमिया है, ये किसी एक पार्टी का अलमिया नहीं है। चलें, आप यहाँ पे उनको थोड़ा सा इजी करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं बल्ला साहब आपसे पूछूंगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है आपकी दोस्ती इस इंसान के साथ बहुत अच्छी है, और आप अब इसे माने या ना माने आपकी बात है। ये जुल्फी बुखारी का जो करैक्टर है, नेशनैलिटी छोड़ दी, पाकिस्तान आ गया, और मैं अब पाकिस्तान की खातिर बरतानिया नहीं जाऊंगा, फिर अब वो किस, मतलब ऐसा कौन सा वीज़ा इतने लंबे अरसे से बरतानिया में भी बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाती है, फिर उनकी ऑडियोज़ भी सामने आती हैं। ये जुल्फी बुखारी का करैक्टर है क्या? इतना सस्पेंस इस करैक्टर में है, और ये करैक्टर ऐसे सामने, सबके सामने है, फिर भी गिरफ्त में नहीं आ रहा, क्यों? जी, मैं गुजारिश करता हूँ, गुजारिश ये है कि जुल्फी बुखारी का ख़ानदान अटक से ताल्लुक़ रखता है। ये हम सबको मालूम है। ये बुखारी सादात हैं जी जी, और सियासत में भी हैं। इनके वालिद वफाकी वज़ीर रहे हैं, और इनके अभी कज़न जो थे वो पंजाब में वज़ीर थे। बिल्कुल, यावर बुखारी। ठीक है, और इनकी सीट हमेशा से अटक से होती है। जुल्फी बुखारी, देखिए आपने वो खान साहब के बेड की बात भी की। गुजारिश ये है कि जुल्फी बुखारी उनकी इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे। जो अभी उनका नहीं है क्या? वो जो कैंपेन बाहर कर रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानियों में भी जो कर उस रहे हैं। वक्त 2018 में इलेक्शन हुआ, जो चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ रहे थे इस्लामाबाद से, उनकी कैंपेन के इंचार्ज जुल्फी बुखारी थे। लिहाजा जो कैंपेन का इंचार्ज होता है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब एक दौर में तारक वहीद भट्ट के चीफ पोलिंग एजेंट थे,
तो वो ज़ाहिर है तारक वहीद भट्ट को भी बताते होंगे उस ज़माने में। लेकिन लंदन में ठीक रहने है। वाला एक नौजवान लड़का जो पाकिस्तान की सियासत से इतना नहीं वाकिफ भी देखिए, नहीं था, लंदन में उसने रहना कैंपेन भी डिजाइन कर कोई ये दिया नहीं है इलेक्शन। कि लंदन में लोग पढ़ने जाते हैं, कोई बिजनेस करने जाते हैं, जुर्म तो नहीं है लंदन में जाना कोई। आप भी गई होंगी, चौधरी साहब भी गए होंगे, लेकिन हम ग्रुप ऑफ मेरे कंपनी जैसा से आदमी भी ऑनर कहीं नहीं है ना। होया होगा। गुजारिश ये है कि आप जुल्फी बुखारी के काम को देखें, उसने 2 सेक्टर्स में काम किए। अभी कल ही आपने हवाला दिया स्कर्दू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, देखिए बुखारी जुल्फी साहब तो बुखारी credit ने जाता है। जुल्फी बुखारी ने टूरिज्म डेवलप करने में बड़ा काम किया। तो वो जो मालम जब्बा का और सीन हुआ था, वो जो स्वाद में टूरिज्म होने जा मालम रही जब्बा थी, और वाला वो जो होटल्स बन वो रहे आपके थे। चहेते आजम खान ने किया था। नहीं, मालूम मेरे जब्बा चहेते वाला। नहीं है बरलास साहब, क्या हो गया? आपके चाहते हैं प्रोग्राम के बाद एक फोन आप मुझे आ गुजारिश जाए। तो सुने। क्या कर रहे हैं आप? गुजारिश सुने। जुल्फी बुखारी ने टूरिज्म को इतना डेवलप किया पाकिस्तान में कि जो दी जाती थी ना टूरिज्म गाइड इंटरनेशनल बड़े बड़े ममालिक, उन्होंने उसमें शामिल किया पाकिस्तान को। सही। और दूसरा काम उन्होंने, देखिए पाकिस्तान के जो शहरी हैं, मजदूर तबका, उन्होंने कोई 8 से 9 लाख के एग्रीमेंट किए सही। ओवरसीज़ भिजवाने के लिए पाकिस्तानियों को। तो मेरा ख्याल है जुल्फी के काम पे हमें इस पे तनकीद नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने हुकूमती सतह पर क्या काम मतलब किया। बरलास साहब ये कह रहे हैं इस बाकी काम के उनका बाद अगर 7 कोई खून माफ पर्सनल हो गए उनको। नहीं, जो उनका को अगर पर्सनल काम है, पर्सनली मैं देखे करप्शन के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी के भाई को, किसी की बीवी को, किसी की बहन को ठीक। ये हक नहीं पहुँचता कि उसका कोई भाई या रिश्तेदार किसी ओहदे पर हो तो वो करप्शन करे। लेकिन जो उन्होंने रसीदें पेश की हैं वो घड़ियों के हवाले से, वो भी फेक साबित हो चुकी नहीं, हुई लेकिन है। इस पे फायदा सीधी सी बात जी, जी। है, जो जुल्फी अगर जिन चीजों में मुलव्वस है तो उस पे मुकदमात दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाना क्यों था। नहीं आ रहे? अगर यही वो तो बात हो रही अगर है। नहीं वो पाकिस्तान से गया है, जब गया है उस वक्त भी इन एलिगेशंस पे बहुत सारे ठीक हो लोग गया। गिरफ्तार हो चुके यहाँ थे। पर मुझे ब्रेक लेकिन लेनी है। उनको नहीं ब्रेक के पकड़ा बाद गया। वापस आते हैं और कुछ बात करते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं क्लीन चिट मिल चुकी है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुश्किलात का सामना है, तो बड़े मियां नवाज शरीफ को भी मुश्किलात का सामना है। वतन वापस आने का दिल भी चाहता है। जब सवाल पूछा जाता है कि निगरान हुकूमत को आप कैसा देखते हैं, तो कहा जैसे सहाफ़ी देखते हैं बिल्कुल वैसा ही देखता हूँ। कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वतन वापस नहीं आ पा रहे? और राना सनाउल्लाह ने बड़ा दबंग किस्म का बयान दे दिया कि जी क्लीन चिट मिल चुकी हुई है और वो तो वतन वापस आके रहेंगे और इन्हें अब रिलीफ भी मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है। आजम साहब, होने क्या जा रहा है? एक तरफ पर बड़े मियाँ जो हैं वो 16 माह की हुकूमत होने के बावजूद वतन वापस नहीं आ सके, और अब वो कहते हैं मेरा दिल चाहता है लेकिन वापस नहीं आ पा रहा, कोई तारीख भी नहीं बता रहे, जबकि ख़ानदानी ज़राए जो हैं वो मिड ऑफ सितंबर बता चुके हुए हैं और 16 सितंबर को चीफ जस्टिस जा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ का बयान हमने कल देख लिया। देखें, जब एक बयानिया इनका पिट गया है ना, वोट को इज्जत दो, जी जी, अब वो इस चीज़ पे आ गए हैं कि जो हकीकत है उसी पे आ जाओ। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं तो इनकी आंख का तारा हूँ 30 साल से, शहबाज शरीफ साहब ने। उसके बाद आज राणा साहब का एक बयान बड़ा दबंग आ गया कि हमारी डील हो चुकी है और मामला तय पा गए हैं। अब मैं इनसे ये पूछता हूँ कि सारी ज़िंदगी आप लोगों को यही धोखा देते रहे कि नहीं जी हम तो बड़े इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन हैं, हम तो बड़ी जमहूरियत पसंद जमाते हैं, जी। हम तो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में नहीं आते, हम कौम का सोचते हैं, मुल्क का सोचते हैं। लेकिन आज आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आप जो सोचते हैं उधर ही सोचते हैं, कौम और मुल्क का आपको तो बिल्कुल एहसास नहीं है। और जो हुकूमत आप करके उसके बाद जो मुल्क छोड़ के गए हैं, उससे तो आपने अमली तौर पर साबित कर दिया कि आपके मकासद क्या थे। आपके सिर्फ ये मकासद थे कि अपने मुकदमात ख़त्म कर लें, आपके सिर्फ ये मकासद थे कि अपनी अपनी जहाँ जहाँ आपके कोई मसाइल हैं उसको ख़त्म करके तो अगली सियासत सीधी कर लें। अच्छा, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का तल्लक है, हमने कल भी इस पर बड़ी डिटेल बात की थी, उनके मुकदमात का भी जिक्र किया था। आज देखिए एक जर्नलिस्ट ने वहाँ पे ना लंदन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ से पूछा कि जी आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि आप दुआ करें कि हम भी पाकिस्तान जाएं। और जब ठीक है, पूछा कि निगरान हुकूमत को कैसा देखते हैं सर, ये सवाल बड़ा अजीब था और जवाब भी बड़ा अजीब था। उन्होंने आगे से कहा कि जैसा आप देखते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक मुतजाद उनकी सोच और एक मुतजाद राय वहाँ पे डेवलप हो रही है। एक डर आज भी उनके दिल में है, आपको लगता है? जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब का क्लेम है ना, मैं समझता हूँ कि इसके बहुत
बहुत जो है ना मदूम से चांसेस हैं कि मियाँ साहब ये रिस्क ले पाए, क्योंकि जब उनके भाई की हुकूमत थी, जब उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान आए, क्योंकि ये तयशुदा है कि वो कन्विक्टेड है, उन्होंने पाकिस्तान आना, एक दफ़ा गिरफ्तारी देनी है, उसके बाद वो अपील में जाएंगे। अब देखें कि जो रिव्यू एंड जस्टिस जो बिल था, जो एक्ट था, वो भी कल अदम हो चुका है। अब वो जो एक चांस था उनके पास वो भी ख़त्म हो गया। अब सारी उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हों, काजी फायज जैसा नए चीफ जस्टिस आएंगे तो शायद हमें वहाँ से वो गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने बताया भी कि वो आइन और कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखेंगे। उस तरफ वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब दूसरी तरफ उनके जो मुकदमात हैं उनको वापस आके गिरफ्तारी दे के फिर उसमें जाना है। तो मियाँ साहब अगर अपने भाई की हुकूमत में उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया तो कैसे वो उस निगरान हुकूमत के दौर में रिस्क लेंगे, जिसके हवाले से उनके व्यूज़ भी समझ आ रहे हैं जो वो कहना चाह रहे हैं कि जिस किस्म की आप समझते हैं वैसी ही निगरान हुकूमत मैं भी समझता हूँ। जबकि भाई की हुकूमत इतनी अच्छी रही है कि उन्होंने तो अपने सारे केसेस खत्म किए, उनके अपने हुए रिलीफ मिला उनको। सिर्फ मियाँ साहब का केस रह गया जो कन्विक्शन रह गई है। दूसरा केस मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान, उनका केस रह गया जो क्लीन वाटर केस है, एक वो उनका हल नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनको बहलाने की कोशिश की जा रही हैं, एक कि लॉलीपॉप वो बहकावे में आ जाए तो मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर जो है ना रिवाइव कर जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन जो है ना ये कोई कारआमद साबित नहीं होगी। बरला साहब, अभी बात करते करते आजम साहब ना बड़ा मुस्कुरा रहे थे धीमे अंदाज से ना, और इनकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ था ज़रूर जब इन्होंने कहा ना कि देखिए एक उनके भाई का केस रह गया और एक उनके दामाद का केस रह चुका हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जितनी फुर्तियाँ दिखाई थी कवानीन को ठीक करने में और केसेस में रिलीफ हासिल करने के लिए, तो बड़े भाई के केसेस में क्यों नहीं रिलीफ मिल सका? आपने फिल्म देखी है पंजाब नहीं जाऊँगी? तो ये लंदन से पाकिस्तान तो मियाँ साहब उधर लंदन में फरमाते हैं लाहौर नहीं जाऊँगी। ये वो फिल्म है। गुजारिश ये है कि ये जो केसेस ख़त्म किए जिसकी तरफ आज़म चौधरी साहब ने इशारा किया, ये आने वाले चंद हफ्तों में केसेस बहाल हो जाएंगे हैं, और आपको वो लोग जो बड़े हंसते मुस्कुराते हैं वो रोते हुए नजर आएंगे। ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप या बावसूख ज़राए से ये खबर मिली? बस मालूमात हैं जी, कोई ज़राए से पता चला है। अब ये जो डील का तस्वर है, अच्छा इसका मतलब है कि आप जमहूरियत के नाम पे हमेशा झूठ बोलते रहे। सही। आप अवामी सियासत करने के अहल ही नहीं हैं, आपका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई जमहूरियत से ताल्लुक़ नहीं, और आज के बयानात ने साबित किया कि आप ज़ियाउल हक के गमले से अभी तक बाहर नहीं निकले। सही। आप डील पे यकीन रखते हैं। अवामी सियासतदान का डील पे क्या? सही। अवामी सियासतदान तो डील नहीं करता। तो जो लोग डील करके आते हैं या डील का तासर दे रहे हैं, डील हुई नहीं। ये सही फरमा रहे हैं चौधरी साहब। राना ने जितने भी क्लेम्स किए आप ये कह रहे हैं कि तासर दिया जा रहा है, इनमें हकायक नहीं है। हमारे साथ लोग जुड़े रहें। अच्छा, क्योंकि एक कल्चर है ना हमारा कि लोग देखते हैं कि आने वाली उन्होंने जिस तरह की क्लेम की है उसके साथ जुड़े बरला साहब, वो तासुरात छोटे लेवल की भी तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं तो बड़े-बड़े करते थे। इलेक्शन में जो ताखीर है, एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर है, हमें क्लीन चिट मिल जाएगी। अब ये देखिए ये वो वाले तासुरात हैं जो आप में या हम में से कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता ऐसे तासुरात वो क्लेम करते हैं ना। क्लेम तो पिछले साल भी वो कर रहे थे जावेद लतीफ़ साहब कि जी 25 दिसंबर से पहले मियाँ नवाज शरीफ इधर होंगे, लाहौर में होंगे। मैंने कल भी आपको कहा था, उन्होंने 25 दिसंबर के साथ आगे सन नहीं बताई थी। गुजारिश ये है कि मुझे भी यही लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, चूँकि कुछ ही हफ्तों में, मैंने कल भी अर्ज शायद किया था कि आला अदालतों से कुछ अहम फैसले आने वाले हैं। अच्छा, उन फैसलों के बाद मंजर बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मरियम क्यों खामोश है? नैब का तरमीमी बिल जो है उसकी भी आपको पता है कि वो समात शुरू होने जा रही है। तो वो मरियम की तो मैं बात पहले सुनाने लगा था, फिर मैंने कहना वो आप साइफर को मजाक समझ रहे हैं। नहीं। तो वो बड़े धूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ना कि अब दूसरे मुल्कों ने हमें साइफर भेजना बंद कर दिए। तो उनको यही नहीं पता कि साइफर चीज़ क्या है। सही। ठीक है, तो मरियम साहबा मेरा ख्याल है खामोश हैं, उन्हें धचका लगा है एक तसलसल से। उनका ख्याल था कि वो बड़ी क्राउड पुलर है, तो पहले उनको गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त हुई, फिर कश्मीर में शिकस्त हुई, फिर पिछले साल जुलाई में जो ज़िमनी इलेक्शन थे, जब इनको सारी सपोर्ट हासिल थी सबकी, डीलों वीलों वालों की भी,
इंतज़ामिया की भी, तो फिर भी इलेक्शन हार गए, तो मरीम नवाज के लिए वो लम्हा फिक्रिया बन गया। सही। इसलिए वो खामोश हैं, चुप है, और बयानिया दफन हो चुका है। अब वो किस पे बोलें? वोट को इज्जत दो तो दे दी खत्म कर इज्जत चुकी हुई इन्होंने। हैं। आजम साहब कहते हैं हर खामोशी के पीछे एक तूफान होता है, तो मैं तो समझ रही थी कि शायद आजम साहब, बरलास साहब कुछ ऐसा कहेंगे कि जी उस खामोशी के पीछे एक तूफान है, जो मरियम बीबी इतनी खामोश हुई नहीं है। देखें, सारे जितने तूफान थे वो इस कौम ने देख लिए हुए हैं। सही। और इस वक्त जो महंगाई का तूफान ये कौम बर्दाश्त कर रही है ना, ये सबसे बड़ा तूफान है, जिसका जवाब दे ये तमाम पीढ़ियाँ की 13 जमातें हैं, और उसका जवाब इनको मिलेगा इलेक्शन में जाकर। सही। तो ये हिम्मत करें, इलेक्शन में जाएं, और इनको पता चल जाएगा कि कौन से इनकलाब तो कौन सी खामोशियाँ। सही। या अच्छा, अवाम बताएगी ये इनको। खबर एक आ रही है, ज़राए ने खबर दी है कि एक और अहम मुलाकात जो है ना वो लंदन में होगी, और आप दोनों शख्सियात को मालूम है इससे पहले एक मुलाकात दुबई में हुई थी। उस दुबई की मुलाकात का आपको लगता नहीं कि कोई ख़ास रिजल्ट सामने आया हो? ये लंदन की मुलाकात की क्या कहानी मेरा है? ख्याल है ये मुतवक्को है कि बड़े लोग लंदन में जाएंगे? नहीं है, ये यूरोप में हो रही है। वहाँ पे 2 बड़ी शख्सियात और एक बड़े मौलवी साहब, इन 3 के माबैन वहाँ पे कोई कहा जा रहा है कि मतलब मौजूदगी इन तीनों की वहाँ पे थी, आपस में पता नहीं है इनकी उस तरह मुलाकात हुई है, लेकिन तीनों एक ही शहर में मौजूद थे। तो क्या शरीयत कहती है कि हर मुलाकात में एक मौलवी होना चाहिए? देखें, वो दुआ खैर कराना होती है। आप दुबई की मुलाकातें, अगर दुबई की मुलाकातों पे गौर करेंगे तो सारा जोर किस चीज़ पे था? सारा जोर इस चीज़ पे था कि एक पार्टी को, उस पार्टी के चेयरमैन को नाअहल किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उस पार्टी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, और हमें एक खुला मैदान दिया जाए जिसमें हम एक नूरा कुश्ती लड़े, अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, आपस में मिलके एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगे, नंबरिंग लगा देंगे, पहली बारी तुम्हारी, दूसरी बारी जी, तुम्हारी। एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगे कि जी लोगों को बताएंगे जी हम तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, सियासत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे सारे मिलके फिर इसी तरह हुकूमत बनाएंगे। ये था सारा फार्मूला तय करने की वहाँ पे उनकी तो सारी। ये अगली मुलाकात का फार्मूला क्या है? लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी गलतफहमी है। ये जो कुछ कर बैठे हैं अपने पैरों पे खुद इन्होंने कुल्हाड़ा मारा है। सही। अब ये जो सोच रहे हैं कि हम इस तरह का एक दोबारा बना लेंगे, ये नहीं बनना। आप बहुत जल्दी देखिएगा कि पीडीएम की जमातें आपस में किस तरह अब टूटती हैं, किस तरह एक दूसरे के दसों गिरबां होती हैं। सबसे पहली एक जमहूरी पार्टी और एक मजहबी पार्टी, ये तो चंद दिनों में आपको 10 से गिरबां होती हुई नजर आएंगी। सही। आपकी चिड़िया, मैना, तोता क्या कहता है बरलास साहब कि क्या होने जा रहा है इस मुलाकात में? वो तो कह रहे हैं कि ये 2 अहम शख्सियात हैं, एक मौलवी, और आपने कहा दुआ खैर होगी। दुआ खैर होगी कि अल्लाह हमें बचाए। अच्छा। गुजारिश ये है तो फिर वो अल्लाह के घर जाके दुआ मांगी जाए, अल्लाह हमें बचाए। दुबई में जो मुलाकातें हुई उनका रिजल्ट आपको बिलावल भुट्टो की तकरीर से नज़र आ गया। अच्छा। और दूसरा रिज़ल्ट आपको वज़ीर आज़म जो निगरान है उसकी नामजदगी पे आ गया। तो मेरा ख्याल है ये 2 रिज़ल्ट काफ़ी हैं उन मुलाकातों के। अच्छा। तो अगली मुलाकात बचाव की मुलाकात है कि बचना किस तरह है, लूटा हुआ माल किस तरह बचाना है, बाहर कैसे निकलना है। अच्छा, आजकल राजा रियाज साहब जो हैं, जिन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, मेरे ख्याल से अब उन्हें हल्का नहीं लेना चाहिए। जैसी जैसी बातें, प्रेडिक्शंस वो कर रहे हैं वो बड़ी हक़ाइक़ के करीब होती हैं। बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो आजकल सियासत के शेख रशीद बने हुए। उन्होंने कहा कि जी बड़ों ने फैसला कर लिया हुआ है, इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में होंगे। अच्छा, ये राजा साहब का जो जितना उनका था ना सारा उनकी पटारी वो खाली होने वाली है, उनके गुब्बारे से हवा निकल जानी है। सितंबर चढ़ने दें, जब उनको मुस्लिम लीग का टिकट अनाउंस किया जाएगा, जब मरीम नवाज़ ने उनके घर जाना है ना, तो यही राजा साहब होंगे और यही इनकी सारी जो है ना बातें। फिर आपको राजा साहब का बयानिया भी बदलता हुआ नज़र आएगा। जाहिर है एक पार्टी के साथ खड़े होंगे तो उसके बयानिए के मुताबिक चलेंगे। सही। अभी राजा साहब जो कुछ कर रहे हैं, राजा साहब को जहाँ से जो हदायत मिल रही हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। लाडले बच्चे हैं आजकल, जो हदायत है उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब देखें ना कि राजा रियाज साहब क्या उनकी वो थी, इतनी वैल्यू थी कि प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है ना उनके ज़रिए आया तो उन्होंने फाइनल किया। बेसिकली तो वो एक मैसेंजर के तौर पे उनको इस्तेमाल किया गया। नाम कहीं और से आया, एक मैसेंजर था, उसने कहा कि जाके वहाँ पे जो है ना नाम पढ़ दिया जाए या बोल दिया जाए। उनकी सिर्फ इतनी हैसियत है, और वो उनकी मेरा ख्याल है कि पूरी जितनी वो उनकी गेम थी ना, अब वो सारी रोल बैक कर जाएगी। सही। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं
अवाम तो परेशान है और सियासी जितने भी लोग हैं ये भी परेशान नजर आ रहे हैं कि इनकी किस्मत का फैसला क्या होगा, ये सब जानते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि क्या फैसले किए जाएंगे और तमाम तर सियासी शख्सियात परेशान नज़र आ रही, उनके मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होगा। बरला साहब, राजा रियाज साहब के हवाले से हमने बात की थी, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लाजमी लेना था कि राजा रियाज की शख्सियत जो है वो आजकल काफ़ी ख़बरों की जीनत बन रही हैं, बड़ों के पैगामात भी दिए जा रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बड़ों के ताबेदार बच्चा भी उनको बताया जा रहा है। आप कितना इत्तफाक करते हैं? मैं तो उदों का सिर फड़ के बैठा कि वो बजुर्गों का ना ही दस दिंदा सानू किहड़े बजुर्ग ने, असीं उन्हां को चले जाते। बड़ों बड़े तो बुजुर्ग ही होते हैं ना जी, वो बड़ों का नाम ही बता देते। राजा साहब ऐसे ही चकवाली चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा साहब से वाकफ़ ही हैं आप, किस तरह वो अंग्रेज़ी पढ़ते थे, वो चौधरी साहब बड़े वाकफ़ है। इधर जब पंजाब असम्बली में वो अपोजिशन लीडर थे तो किस तरह वो कहते थे हमारे इश्तिहार पाड़े हैं तो हम भी उनके इश्तिहार पाड़ देंगे। और फिर कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में राजा रियाज साहब फरमाते थे कि अब हमें ये पहचानते नहीं। सर गरीब का बच्चा गलती तो हो राजा जाती साहब है की ना। बड़ी बातें मशहूर है, ठीक है। राजा साहब बड़े दिलचस्प करैक्टर है, सही, ठीक है। वो मेरा ख्याल है हंसी मजाक के मौक़े खुद पैदा करते हैं, और ये जो उन्होंने बड़ों वाली बात की ये भी उन्होंने एक मौका पैदा किया कि लोग मेरे ऊपर डिस्कस करें, बात करें कि राजा रियाज को बड़ा पता है। तो राजा रियाज को मेरा ख्याल है और मेरे इतना ख्याल से पता असेंबली नहीं। में जो टाइट माहौल होता है उसको लाइटर करने के लिए, लाइटर मूड पे लाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। वो मेरा ख्याल है बाज़ लोग होते हैं इस तरह के, जी। वो कहते हैं कि चलो लोगों को हंसी मजाक का मौका मिल जाए, तो राजा रियाज भी उन्हीं में से एक है। सही। वो अच्छा, लोगों को तफरी का मौका फराहम करते हैं। इलेक्शन के अगर हवाले से बात की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी नई हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया है, और ये भी बताया जा रहा है कि उस तरफ पे इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि अभी हमें आज उनका जो इजलास हुआ है उन्होंने कहा हमें तो अभी अब मुशावरती इजलास भी बुलाने हैं, मजीद मशवरे भी करने हैं। तो आजम साहब इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं, इनकी बातें सही साबित हो जाएंगी? मशवरे केड़ी रन ना करने ने भाई, आप इलेक्शन कराना आपका काम है, इलेक्शन करवाओ, जिम्मेदारी है आपकी, यही काम आपने करना है। एक अदारे का सिर्फ ये काम है कि 5 साल बाद उसने सेंसस करने, हल्का बंदियाँ करनी और इंतखाबात करवाने हैं। 5 साल में अगर वो अपना काम ये नहीं कर पा रहा वो अदारा, देखिए सेंसस कंप्लीट करनी थी दिसंबर 2021 तक, हल्का बंदियाँ कंप्लीट करके तो बताना था हुकूमत को सारा कंप्लीट है, तो आप जब भी इंतखाबात में जाते हैं तो 90 दिन या 60 दिन जो भी उस वक्त उसके दौरान इलेक्शन कमीशन तैयार है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, हुकूमत ख़त्म होने वाली है, हुकूमत ख़त्म होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। एक तो पंजाब और केपी के इलेक्शन नहीं करवाए इलेक्शन कमीशन ने, कभी वो वसाइल का रोना रोया गया, कभी मुल्क के हालात का रोना रोया गया। अच्छा, उसके बाद 5 दिन पहले आप देखें कि एक असम्बली के अंदर करारदाद पास होती है जी कि पहले सेंसस होंगे, सेंसस के बाद हम इंतखाबात में जाएंगे। अब सेंसस के लिए कितना टाइम दरकार है, हल्का बंदियों के लिए कितना टाइम दरकार है, मतलब पूरा मनसूबा बंदी के साथ इंतखाबात को डिले करने की ये 180 डेज एक तरफ है, 120 डेज एक तरफ है, तो ये तो अच्छा खासा टाइम बाइंग सीन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वही जो असम्बली की करारदाद थी उसको चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कि जी सेंसस आप जो है ना इस वक्त इलेक्शन के इंतखाबात को मुलतवी करवाना या डिले करवाने की कोशिश है, इसकी बजाय आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम फैसला कोर्ट का क्या फैसला आता है। बरला साहब, चीफ जस्टिस जाने से पहले कोई ऐसा बड़ा फैसला करके जा सकते हैं? आपके ज़राए या आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि कोई ऐसा फैसला मुतवक्को है उनसे? गुजारिश ये है कि 2-4 बड़े फैसले आएंगे, ऐसा फैसला भी आएगा। मुझे इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिले होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं समझता था कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं डॉक्टर सुल्तान सिकंदर राजा, तो ये चूँकि एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो हम समझते थे कि तेज़ इलाज करेंगे, लेकिन ये तो साबित कर रहे हैं कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ठीक हो गया। अच्छा आजम साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जी देखें पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। एक आम आदमी जिसकी उम्मीद ये थी कि मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, डॉलर ने तो परवाज़ करना शुरू कर ही दिया है, आज से तो पेट्रोल भी हमारे हाथों से चला गया, तो एक आम आदमी का क्या होगा? ये तमाम तो जो अच्छा फैज़ा, ये बात सिर्फ पेट्रोल तक या डॉलर तक महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी में ओवरऑल फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है।
जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होती। आप देखें कि पाकिस्तान के जो मेजर सोर्स हैं रेमिटेंस के, वो थी आपकी एक्सपोर्ट्स और आपके ओवरसीज़। एक्सपोर्ट्स जो है, आपने जब इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं दी, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, जब एनर्जी महंगी होगी आप इंडस्ट्री बंद होगी। आप बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गई, कुछ बांग्लादेश में, कुछ श्रीलंका में। उसकी वजह से आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो भी मुतासर हुई। एक मेजर सोर्स वो आपका मिनिमाइज हो गया। दूसरा आपका मेजर सोर्स था आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, उनका अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान की जानब थोड़ा रुझान हुआ था, पाकिस्तान की किसी हुकूमत के साथ वो थोड़े उनको इत्मीनान था। लेकिन साबका हुकूमत ने ओवरसीज़ के हवाले से जो पॉलिसीज़ अनाउंस की या जो उनको पैगामात वहाँ पे दिए, वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने बिल्कुल ही उनका रुझान ख़त्म हो गया और उन्होंने रेमिटेंस भेजने बंद कर दिए। बल्कि ये बात भी इंतहाई दुख से कहनी पड़ती है कि इस साल बड़ी तादाद में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों ने जो है वो बाहर ट्रैवल किया है। जी, आपके इस वक्त देखें बहुत बड़ी तादाद, 10 लाख से ज़्यादा का जिक्र हो रहा है कि आपके लोग बाहर चले गए। अब बात आ जाती है डॉलर की शॉर्टेज की। हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था, ये बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है, इसके अंदर बड़े वसाइल हैं, सिर्फ हमें थोड़ी सी नीयत की और मेहनत की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है ना, हमारे रिज़र्व के अंदर डॉलर नहीं है। हमारे 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ हैं जो बैरून मुमालिक में बैठे हैं, उनमें से सिर्फ 10 लाख ओवरसीज़ को हम टारगेट कर लें और उनसे रिक्वेस्ट करें ये हुकूमत कि अपनी फैमिली को 1-1 हज़ार डॉलर थ्रू बैंक हर महीने भेजें, अपने इस्तेमाल के लिए भेजें, अपने अखराजात के लिए भेजें। 1 अरब डॉलर महीने का बनता है। कम से कम आपके स्टेट बैंक के अंदर डॉलर जो है वाफर मिकदार में आने शुरू हो जाएंगे। आपको ये जो कुछ हो सकती ये डॉलर के ऊपर जो स्ट्रेस है आपका वो ख़त्म होगा। अब डॉलर की वजह से आप देखें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि डॉलर महंगा है। आपने IPPs को पेमेंट्स करनी है डॉलर के अंदर, उसकी जब पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल की पेमेंट्स भी डॉलर में जा रही हैं, उतने ही IPPs जो है ना आपको बिजली महंगी देंगे। जब बिजली महंगी जाएगी आम सारफ तो उससे मुतासर होगा ही, और इंडस्ट्री भी मुतासर है। इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर होगी। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी जो है ना तबाही के धाने पर वो भी बंद हो जाएगी। लिहाजा अगर आपने मुल्क की मईशत को ठीक करना है, आपको सस्ती एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा और साथ आपको पूरी अपनी इकॉनमी की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। ठीक, बरला साहब जैसे बड़ी खूबसूरत बात की आज़म साहब ने कि ये कुदरती वसाइल से माला माल एक मुल्क है। हमने कल भी बात की थी अफगानिस्तान जिसके पास अभी कुदरती वसाइल भी नहीं है, क्लाइमेट चेंज और पता नहीं किस किस प्रॉब्लम का वो सामना कर रहा है। डॉलर वहाँ पर अराउंड 84 के हमें मिलता है, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ पे कुदरती वसाइल भी हैं और हम खित्ते में एक अच्छी पोजीशन भी रखते हैं, उसके बावजूद हम अपने बेसिक से और ये महंगाई और इसके बोझ के नीचे कितना आवाम को दबाएंगे। जी हाँ, ये प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे हमारे। बात तो दुरुस्त है चौधरी साहब की, लेकिन चौधरी साहब ये एक इख्तलाफी बात है जी जी कि ये जो आपने फरमाया है ना कि सस्ती एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। देखिए हमारी साबका हुकूमतों ने, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें हैं, मैं वजाहत कर दूँ ना जी, उन्होंने IPPs के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि हमारी जान नहीं छूट सकती। ये दुरुस्त बात है। हमें डॉलर्स में पेमेंट भी करना पड़ेगी, हम फंसे हुए हैं। हम सस्ती बिजली भी बना लें फिर भी हमें इन्हें पेमेंट करना पड़ती है। तो ये ठीक कैसे होंगे ये हम बहुत बुरे तरीके से इन्होंने फंसाया। जब ये मुल्क को फंसाते हैं उस वक़्त ये ख्याल ही नहीं करते। अभी आप देखें कि ये शोर मचा कि जी रूस से तेल आ रहा है, फलाना आ रहा है, वो वाया इंडिया, दुबई और पाकिस्तान आया, अपना कमीशन खा गए। तेल अगर आया था तो पाकिस्तानी लोगों को सस्ता क्यों नहीं मिला? लोगों को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा उसका। अच्छा, जो आपने एक्सपोर्ट की बात की, यहाँ एक्सपोर्ट तो दूर की बात, इंपोर्ट्स पर भी पाबंदी लगाई रखी सागदार ने। ये इधर ही अंदरून शहर 2 हफ्ते पहले एक बंदा जाता है ऑलिव ऑयल लेने, तो वो दुकान में इतना होती नहीं, वो रो पड़ा दुकानदार। उसने कहा जी हमारे कंटेनर रुके हुए हैं। तो जब आप इंपोर्ट्स पर भी पाबंदी लगा देंगे, ये जो साहबका वजीर खजाना थे सागदार साहब, उनको कौन समझाता कि पाकिस्तानी फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है। पाकिस्तानी फैक्ट्रियां पॉइंट तैयार करती हैं, एक बड़ा वैलिड पॉइंट है बरलास साहब बाहर से आता है। जब आप इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, आपने देखना है कि जो एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, दूसरा जो नेसेसिटीज़ हैं जिसमें मेडिसिन आ जाती हैं या अशिया खुर्दोनोश है,
आप उसके ऊपर पाबंदी ना लगाएं। अच्छा। आप एसेसरीज पे लगाएं जितनी मर्जी लगा ठीक है, लें। वक्त भी मुख्तसर है और आखिर में मैं चाहूँगी कि आप लोगों से कमेंट लेना चाहूँगी क्या कि आज इंतहाई के अफसोसनाक वाक़या और दिलखराश वाक़या पेश आया है फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में, जहाँ पे मसीही बरादरी के गिरजा घरों को और उनके ज़राए अमलाक को जिस तरह से नज़र आतिश किया गया है, निगरान वज़ीर आज़म ने और तमाम तर सियासी जो कायदीन हैं उन्होंने इसकी मज़म्मत की है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऐसा ये एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। इसमें देखें 2 वाक़यात हैं, एक तो कुरान पाक की बेहुरमती की जाना और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से वहाँ पे उसका रिएक्शन के तौर पर गिरजाघरों को आग लगाना। देखें इसकी इजाज़त ना हमारा दीन देता है और ना ही हमारा कानून देता है, ना अखलाकियात इसकी इजाज़त देती है। और हमारे कायद का भी फरमान ये है कि अक़लियतों को उनके प्रॉपर हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो मजहबी हलके हैं जिनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है इन मामलात में, वो अपना किरदार उस तरह अदा नहीं करते। अब जिस तरह वहाँ पे एक कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या हुआ था, तो वो कानून को उसका सारा जो है ना वो करना चाहिए था। उसमें ये नहीं चाहिए था कि ये लोग खुद आगे बढ़ते और इस किस्म के कानून वहाँ को पे हाथ में लेने की कानून कोशिश को हाथ करते। में लेने की वो। लेकिन हम अब हुकूमत से यही तवक्को रखते हैं कि इसकी इम्पार्शल जो है ना वो तहकीकात होंगी और जो जो इसमें कसूरवार हैं उनको करार वाकई सज़ा तक पहुँचाया सही। जाएगा। बरलाल साहब, आपसे आखिर में कमेंट लेना चाहूँगी कि आज की इंतहाई इस दिलखराश वाक़े के हवाले से आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि देखिए मज़म्मतें तो सब करते हैं। जी। हमारे वज़ीर आज़म ने भी कर दी, वज़ीर आला ने भी कर दी, सदर ने भी कर दी, फ़लाँ ने भी कर दी, लेकिन कोई लाइन ऑफ एक्शन तो लें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो तकरीर है 11 अगस्त वाली, उसको निकालें। उसमें दर्स दिया उन्होंने वाज़िया कि आप सब लोग मजहबी तौर पर आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों में, आप रियासत आप पे कोई नहीं थोपती चीज़, और आपकी कोई ज़ात, कोई कौम, कोई मज़हब, कोई फ़िरका, आप आज़ाद हैं। तो आप कायद आज़म ने जो फरमा दिया, जो हमारे बानी पाकिस्तान हैं, उनकी तकरीर को क्यों नहीं सामने रखते और अपनी लाइन तरतीब दें उनकी तकरीर को सामने रख के, सही। उस पे लाइन ऑफ एक्शन बनाएं ताकि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात ना हों, इस तरफ से हूँ या उस तरफ से हूँ। किसी भी दुख तरफ तो से हो। हमें बतौर पाकिस्तानी होता है। जी। तो जो रियासत पाकिस्तान के बानी हैं उनके अकवाल को सामने रखें, उन्होंने क्या फरमाया था। उनकी 11 अगस्त की तकरीर बड़ी मशहूर है, वो निकालें और उससे रहनुमाई लें। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे आज़म साहब ने कहा है कि इस वाक़े की तफ्तीश की जाएगी और जितने भी मुल्ज़िमान हैं वो जिस भी तरफ से हों उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल को और अपनी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।